बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वर्ण विचार। तो आइए बच्चों जानते हैं वर्ण क्या होते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ध्वनियों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता था, लेकिन वह अपने अनुभव व विचार आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाना चाहता था। तब उसने प्रत्येक ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि चिन्ह बनाए, जिनके द्वारा हमने अपनी ध्वनियों को लिखित रूप दिया। ये लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, बहुत समय पहले जब लोग बातचीत करते थे तो वो ध्वनियों के द्वारा ही बातचीत करते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ी को भी हमें एक ऐसी भाषा देनी है जिन्हें वो बोल सके, लिख सके, समझ सके। इसीलिए उन्होंने उन ध्वनियों को एक चिन्ह का रूप दिया, जिन चिन्ह को हम अब वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ 3 चित्र दिए हैं। पहला चित्र है मोर, दूसरा ठेला और तीसरा है किताब। तो यहाँ मोर, ठेला व किताब बोलने पर निम्नलिखित ध्वनियाँ निकली हैं। यानी बच्चों, जो ये शब्द हैं ये ध्वनियों के मिलाव से ही, यानी जो ध्वनियाँ मिली हैं उनसे बने हैं। जैसे पहला जो मोर है उसमें ध्वनियाँ है म जमा ओ जमा र जमा अ। इन 4 ध्वनियों से मिलकर बना है मोर। अगला है ठ जमा ए जमा ल जमा आ। यानी कि बच्चों, जो ठेला शब्द है वो भी 4 ध्वनियों के मिलने से बना है। आगे है क जमा ई जमा त जमा आ जमा ब जमा आ। यानी कि 6 ध्वनियां मिलाकर बना किताब। तो बच्चों, ये छोटी छोटी ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। यानी कि इस वर्ण के और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। इन्हीं ध्वनियों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं तथा शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, ध्वनियों को जब हम जोड़ते हैं तो बनते हैं वर्ण, वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो बनते हैं शब्द, और जब हम शब्दों को जोड़ देते हैं तो बनते हैं वाक्य। यानी कि बच्चों, वर्ण क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें हम वर्ण कहते हैं। आइए जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। तो बच्चों, जब किसी भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो यह व्यवस्थित और क्रमबद्ध वर्ण समूह वर्णमाला कहलाता है। यानी कि बच्चों, जब हम सारे वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिख देते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं हिंदी की वर्णमाला। तो हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। सबसे पहले है स्वर। आइए पढ़ते हैं स्वर। अ, आ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। आगे है 3 अयोगवाह वर्ण, यानी कि अंग, अह, अंगह। तो बच्चों, ये है हमारे स्वर। आइए अगले पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन यानी कि कवर्ग। कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ण। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों, ये जो हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आगे है य, र, ल, व। ये है अंतस्थः व्यंजन। श, श, स, ह। ये 4 व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। श्र, श, त्र, ज्ञ। ये 4 संयुक्त व्यंजन। आगे है ड, ढ। 2 ये बच्चों उपशिक्त व्यंजन होते हैं। और ज, फ जो 2 वर्ण हैं हमारे, यानी 2 व्यंजन जो हैं वो आगत व्यंजन हैं। इन्हें हम नुक्ता भी कह सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे हैं व्यंजन। आइए पढ़ें वर्णों के भेद। यानी कि जो हमारे वर्ण हैं उनके भेद, उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं।
तो बच्चों याद रखो, वर्णों को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं, यानी वर्ण के दो भेद हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में कि स्वर क्या होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा सांस बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 यानी कि 11 स्वर हैं। तो बच्चों, वर्ण यानी कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ग को सहायता नहीं लेनी, उन्हें हम स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में हमारे 11 स्वर होते हैं, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। आगे है स्वर के भेद। तो बच्चों, स्वर के भी भेद होते हैं। उच्चारण करते हुए लगने वाले समय के अनुसार स्वरों के दो भेद होते हैं, यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमें कितना समय लग रहा है, उस पर भी दो भेद है। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है बच्चों? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जब हम उन्हें बोलते हैं तो बोलते समय कम समय लग रहा है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ तथा री से ऋषि। अगला है दीर्घ स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 7 स्वर है ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो ज्यादा समय लगता है। ये भी समझिए बच्चों कि आ स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है। इसे आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये लाया गया है कहाँ से? अंग्रेजी भाषा से। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, हाल, काफी आदि। तो यहाँ पर हम ये आ स्वर यूज करते हैं। ये था बच्चों स्वर। अगला है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते समय इनके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों, जो व्यंजन हम स्वर के बिना बोलते हैं, यानी कि जो व्यंजन आधे होते हैं, उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। क से ह तक संख्या में 35 व्यंजन वर्णमाला में है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं वो 35 व्यंजन जो क से ह तक है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये थे बच्चों 35 व्यंजन। अब इसे भी समझिए। ड और ढ व्यंजन कभी कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते, जैसे लड़का, कपड़ा, सड़ना, बूढ़ा, दाढ़ी, पढ़ाई आदि। सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो बच्चों, व्यंजन जब हम बोलते हैं तो अ स्वर सभी में लगा होता है। तो ये थे व्यंजन। आगे पढ़ते हैं अयोगवाह क्या है। तो बच्चों, हिंदी में 11 स्वरों व 35 व्यंजनों के अतिरिक्त रूप, यानी कि अतिरिक्त इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ये वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। इनकी संख्या 3 है: अनुस्वार यानी अंग, अनुनासिक यानी अंग और विसर्ग अह। तो बच्चों, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से ही होता है। यानी कि जब हम इन अयोगवाह का उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है।
तो सबसे पहला है अनुस्वार। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदु है। इसे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। हिंदी के शब्दों में अनुस्वार शब्दांत में तथा शब्द के मध्य में आता है, जैसे पंख, एवं, झंडा, स्वयं आदि। तो बच्चों, जो भी अनुस्वार होगा वो बिंदु के रूप में प्रयोग होता है और हर व्यंजन के ऊपर लगता है। अगला है विसर्ग यानी अह। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु हैं। यह व्यंजन के आगे लगता है, जैसे नमः, प्रातः, दुःखः आदि। और तीसरा है अनुनासिक, यानी कि बच्चों जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, यानी कि बच्चों इसे हम चंद्र बिंदु कह सकते हैं। इसे भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे गांव, चांद, हंसना, आंख आदि। तो बच्चों ये थे 3 अयोगवाह। आगे है संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी बच्चों जब हम 2 व्यंजन को एक साथ मिला देते हैं तो उनके मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे कि क जमा श बना श, क जमा क जमा श जमा आ यानी कक्षा। तो बच्चों कक्षा जो शब्द है उसमें जो श है वो क और श 2 व्यंजन के जुड़ने से बना है। अगला है त जमा र बराबर त्र, मी जमा त जमा र बराबर मित्र। तो यहाँ पे जो त्र है वो एक संयुक्त व्यंजन है और त्र जो व्यंजन है वो त और र के मेल से बना है। ज जमा य बना ज्ञ, ज जमा य जमा आ जमा नी बराबर ज्ञानी। तो यहाँ पे जो ज्ञ है बच्चों वो ज और य को मिलाकर बना है। और आगे है श जमा र बराबर श्र, यानी कि श जमा र जमा मिक बराबर श्रमिक। तो श्र जो संयुक्त व्यंजन है वो श और र दोनों के मेल से बना है। तो ये थे बच्चों संयुक्त व्यंजन। आगे है द्वित्व व्यंजन, यानी कि जब समान व्यंजन ध्वनि का मेल होता है, एक जैसे 2 व्यंजन मिलते हैं तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जमा क बराबर कक। तो ये 2 एक जैसे व्यंजन हैं और मिलकर बने हैं मक्का। तो यहाँ ये है द्वित्व व्यंजन। म जमा म बराबर मम, चम्मच। ट जमा ट बराबर टट यानी मिट्टी। तो ये थे बच्चों द्वित्व व्यंजन। आगे है व्यंजन आपस में कई तरह से जुड़ते हैं। तो आइए जानते हैं व्यंजन किस तरह से आपस में जोड़े जाते हैं। तो सबसे पहले है जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है उन्हें दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय उनकी पाई हटा दी जाती है। जैसे ग जमा न बराबर गन यानी लग्न, सत जमा त बराबर स्त यानी नमस्ते, च जमा छ बराबर चच यानी मच्छर और न जमा य बराबर न्य यानी कन्या। तो यहाँ पर बच्चों व्यंजन के जो अंत में पाई है उसे हटा दिया गया है और दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया गया है। अगला है जिन व्यंजनों में कोई पाई नहीं होती उन्हें दूसरे व्यंजनों से जोड़ते समय नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे ड जमा ढ बराबर डड बुढ़ा, ट जमा ढ बराबर टठ इकट्ठा, द जमा य बराबर ज्ञ विद्यार्थी, ह जमा म बराबर ह ब्राह्मण। आगे है जब एक ही व्यंजन 2 बार आता है, पहली बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित, यानी जब व्यंजन 2 बार आ रहा है और एक बार बिना स्वर के और एक बार स्वर के साथ, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा। तो जैसे च जमा च बराबर चच बच्चा, द जमा द बराबर दद भद्दा, क जमा क बराबर कक मक्का, ट जमा ट बराबर टट मिट्टी। दिनांक यानी दिनांक कैसे लिखा जाता है, कैसे बनता है, इस तरह से हम दिनांक लिखते हैं। आगे है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग
के अंत में आने वाले वर्ण ड, ञ, ण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण जब स्वर रहित होते हैं और उनके बाद उसी वर्ग का कोई दूसरा व्यंजन आता है, तब ये अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदु के रूप में लगाए जाते हैं। जैसे बच्चों अंग, तो अंग यहाँ पे जो ड है वो पंचम वर्ण है, तो उसे हमने हटा के उसे क्या करा है, उसको हमने व्यंजन के ऊपर लगा दिया है यानी बिंदु के रूप में। जैसे खंड, तो जो ण है उसको हटा के हमने उसे ख के ऊपर यानी व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगा। चुंबक, कंघा और बंदर। तो बंदर बच्चों हम दो तरह लिख सकते हैं, एक हम न से भी और न को हटा के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं यानी अनुस्वार भी लगा सकते हैं, वो भी बंदर लिखा हुआ सही है। आगे है जब पंचम वर्ण किसी अन्य वर्ग के वर्णों या उसी वर्ण से जुड़ते हैं तब इसका प्रयोग अनुस्वार रूप में नहीं होता है। जैसे अम्ल, कन्या, अन्न, अश्न और सम्मान। तो बच्चों इस रूप में ये वर्ण संयुक्त या द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं जब हम इन्हें दूसरे वर्ण से नहीं जोड़ते, यानी कि जिसका हम अनुस्वार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, उसे हम संयुक्त या फिर द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं, मात्राएं क्या हैं। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मूल रूप से तथा मात्रा के रूप में। इन्हें जब व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इनका रूप बदल जाता है। स्वरों के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। यानी कि बच्चों जब हम व्यंजन के साथ मिलकर हम लिखते हैं, कोई भाषा बनाते हैं, तो हमें स्वरों का प्रयोग करना पड़ता है। और स्वरों को जब हम मात्रा के रूप में लिखते हैं तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में पहले से ही मिला होता है। तो अ जो हमारा एक स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं है। इसके अलावा जो हमारे स्वर हैं वो व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क जमा अ बराबर क। तो स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं जो हमारे स्वर हैं उनकी क्या क्या मात्राएं हैं। पहला स्वर हमारा जो है अ है, तो उस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे हम उसके स्वर मूल रूप से शब्द बनाएंगे अमर, अमन। स्वर मात्रा के रूप में कमल, कम। आगे है आ मात्रा। आ की मात्रा आ है। स्वर मूल रूप से है आज, आसमान। स्वर मात्रा के रूप में यानी कि स्वर की जो मात्रा के रूप में हम कोई शब्द बनाएंगे तो काला, काम। अगली मात्रा है ई। इधर, इसका। किसान, किधर। ई, ईमानदार, ईख। कीमत, कील। यानी कि जो कीमत और कील शब्द बने हैं उसमें जो मात्रा है बड़ी ई की मात्रा लगाई है। आगे है उ। उल्लू, उधर। कुसुम, कूल। कुसुम, कूल में जो नीचे मात्रा लगी है वो छोटी ऊ की मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा ऊ, यानी कि ऊंट, उदबिलाव। कुबड़, कूब। री से ऋषि की मात्रा है रि, यानी ऋषि, ऋतु। कृषक, कृत। आगे है ए की मात्रा। एडी, एकड़। कैवट, केरल। आई की मात्रा जैसे ऐसा, ऐनक। कैदी, कैसा। ओ की मात्रा ओस, ओखली। कोट, कोमल। औ की मात्रा और, औरत। कौर, कौन। तो यहाँ पे कौर और कौन जो है लिखा है उसमें जो मात्रा लगी है वो औ की मात्रा है। आगे पढ़ते हैं र वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग, यानी कि जो संयुक्त व्यंजन होता है उसमें जो हमारी र है उसका प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले जब र को किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रैफ के रूप में लगाया जाता है और उससे पहले बोला जाता है। जैसे श जमा र जमा म बराबर शर्म। क जमा र बराबर
जमा भ बराबर गर्भ। यानी बच्चों यहाँ पर जो शर्म और गर्भ शब्द है उसमें र की मात्रा लगी है और रैफ के रूप में लगी है, और इसे जब हम बोलते हैं तो उस व्यंजन से पहले बोलते हैं। आगे है र से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन अथवा क, फ या ह आ आए तो र उसके नीचे पदेन के रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसे ग जम र जम ह बराबर ग्रह। तो यहाँ पे जो ग है, ग के नीचे र की मात्रा है और पदेन के रूप में लिखी गई है, इसे हम र की मात्रा कहेंगे। और तीसरा है नीचे की ओर गोलाई वाले वर्ण जैसे ड और ट के साथ र को इस चिन्ह में द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे ड जमा र जमा अ जमा म बराबर ड्रम। तो बच्चों जहां भी ड ट र यानी कि ड और ट आता है उसमें हम रा की मात्रा इस तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे भी समझिए, यद्यपि श भी खड़ी पाई वाला व्यंजन है, परंतु श जमा र को श्र रूप में लिखा जाता है। तो बच्चों आपने समझे स्वर, व्यंजन और उनकी मात्राएं। आइए एक बार फिर से दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। ड और ढ व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। अंग और अनुस्वार यानी अंग को अनुस्वार, अंकः को अनुनासिक और अह को विसर्ग कहते हैं। ये हमारे अयोगवा हैं। श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरों को लिखने के जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।